मेरे सभी अग्रज, अनुज और सभी मित्रों को बहुत-बहुत नमस्कार। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले जो एक वीडियो बनाई थी, वो थी पंच परिवर्तन के ऊपर, जिसमें कि पहला पॉइंट था स्व का बोध, जो कि मैं पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। आज उसका दूसरा जो परिवर्तन है, उसको डिस्कस करते हैं, जो कि है परिवार प्रबोधन या कुटुंब प्रबोधन। कुटुंब प्रबोधन का मतलब क्या हुआ? कुटुंब माने परिवार, हमारा जो फैमिली है, उसका प्रबोधन। प्रबोधन का मतलब उसके बारे में, उसका ज्ञान क्या है, उसको ज्ञान प्राप्त करना, उसके बारे में समझना, या उसमें कुछ और जागृति लाना कि हाँ, हम अपने परिवार के साथ कैसे रह सकते हैं, या उसके डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए, उसको कहते हैं परिवार प्रबोधन। देखिए दोस्तों, भारतीय परिवार व्यवस्था जो थी, जो है, ये कहेंगे, उसमें संयुक्त परिवार का हमेशा से ही जो है बोलबाला रहा है। मतलब हमारी परिकल्पना में वही था कि संयुक्त परिवार होना चाहिए। आपने देखा होगा, संयुक्त परिवार का मतलब क्या है कि दादा दादी या नाना नानी या और उनके बुजुर्गों से शुरू होकर, जहां पर एक ही छत के नीचे सभी लोग रहते हैं, उसमें आपके ताऊ ताई, माता पिता, चाचा चाची या और ममेरे फुफेरे भाई, उनके बच्चे, बहुत एक लंबी श्रृंखला है परिवारजनों की, जो कि संयुक्त परिवार जिसको कहा जाता है। सब लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, जिसमें कि सबके अपने अपने स्वार्थ रहित जो है वो रहते हैं, और अपने अपने काम सबके अपने अपने बटे हैं। किसको किसका क्या रोल है उस संयुक्त परिवार में, वो उसी रोल को अपनाकर आगे शांति से रहते हैं। तो जो संयुक्त परिवार था, उसमें जब कभी कोई संतति आने वाली, जो बच्चा होता था या कोई होता था, वो कब पल कर बड़ा हो जाता था आपको पता ही नहीं चलता था। आज जो कहते हैं साहब, वो पेरेंटिंग के ऊपर जो बात होती है, या ये कहते हैं कि साहब वो बच्चों को पालना बड़ा कठिन हो रहा है, वो इसीलिए तो हो रहा है कि अब हम एकाकी परिवार में आ चुके हैं, संयुक्त परिवार भूल गए हैं। पहले बच्चे कब बड़े हो जाते थे, पल जाते थे, कितनी आसानी से पल जाते थे, किसी को पता ही नहीं चलता था। और उनके अंदर वो संस्कार भी आते थे साथ साथ ही, जो परिवार की मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, वो भी सब वो बिल्कुल कंठस्थ उनको याद रहती थी, सब कुछ सीख जाते थे। तो संयुक्त परिवार होने की वजह से जो हमारी परिवार व्यवस्था थी, वो उसी का ही फल था कि सबके अंदर एक जैसे संस्कार आना, वो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी उसको आगे चलते रहना। ये संयुक्त परिवार की एक बहुत बड़ा काम था। और आपके परिवार का नाम भी हमेशा साथ साथ रहता था, जुड़ा रहता था। अब आधुनिक युग में क्या हो गया है? अब परिवार बिल्कुल एकाकी हो गए हैं। संयुक्त परिवार की व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त होती जा रही है। मैं ये तो नहीं कहूंगा पूरी ध्वस्त हो गई, पर हाँ, होती जा रही है। उस कगार पर है कि वो ध्वस्तीकरण हो सकता है उसका बहुत जल्दी। अब क्या हो गया है? एकाकी परिवार तो हो गए हैं, छोटे छोटे परिवार हो गए, पर लेकिन वो इतने निजी और निजता के साथ रहते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। जैसे मेरा पलंग, मेरा कमरा, मेरा सामान, मेरा टॉयलेट, मेरी गाड़ी, मेरे दोस्त, मतलब वो मेरा इतना हो गया। जो कभी हमारा हुआ करता था, हमारा घर, हमारा मकान, हमारा कमरा, वो अब धीरे 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 सिकुड़ते सिकुड़ते मेरा पे आ गया है। तो जो एक आत्मीयता का बंधन जो होता था परिवारजनों में, वो सारा अब धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। बहुत से तो ऐसे रिश्तेदार हैं जो कि हम उसको पहचानते ही नहीं है, या वो हमें पहचानते ही नहीं है किसका बच्चा है, या वो हम कौन से परिवार से बिलोंग करते हैं, पहचानते ही नहीं है लोग आपस में। तो एकाकी परिवार होने से हमारी जो परिवार व्यवस्था थी, ये बहुत ज्यादा ध्वस्तीकरण की तरफ बढ़ रही है। अब जो परिवार का बोध जो है, परिवार बोध के कुछ बिंदु हैं, जिससे कि हम ये समझ सकते हैं कि हम वापस अपनी उसी शैली में कैसे वापस आए। तो उसके लिए कुछ बिंदु हैं। सबसे पहला बिंदु जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं, वो है हम परिवार का जो हमारा जो घर होता है, उसको एक मंदिर समझे। घर एक मंदिर है। मतलब आपने देखा होगा, जब हम लोग, अभी तो चलिए शहरों में रह रहे हैं या कुछ और है, या कोई अपने व्यापार के कारण या अपनी जॉब के कारण कहीं बाहर जा रहा है, पर लेकिन एक समय ऐसा था, बोलता है मैं कहाँ हूं, मैं जा रहा हूं, मैं गांव जा रहा हूं। तो गांव जा रहा हूं, वहां पे एक घर होता है, पुश्तैनी घर जिसे कहते हैं, जहां पे सब लोग रहते हैं, मिलजुल के बैठते हैं, आपके परिवारजन सारे होते हैं। तो उस गांव जाने की जो एक खुशी होती है, वो बिल्कुल ही अलग होती है। और वो क्यों होती है खुशी? क्योंकि वो वहां पर एक संयुक्त परिवार भी है, वहां पे हमारे रिश्तेदार भी हैं जिन्हें हम अपना कह सकते हैं, जो हमारे सुख दुख के साथ जुड़े हैं, जो हमारे परिवार के साथ जुड़े हैं, हमारी जड़ों के साथ जुड़े हैं। वो लोग हमारे जो सगे संबंधी हैं, वो वहां रहते हैं। और उस घर में हो सकता है, संभवतः बहुत जगह होता है कि वृद्ध लोग भी रहते हैं साथ में,
मित्रों, मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि जिन घरों में बड़े बूढ़े आज भी आपके साथ रह रहे हैं, समझिए आप लोग बहुत ब्लेस्ड हैं। भगवान की कृपा है आपके कि आप लोग जो बड़े लोगों के साथ रह रहे हैं, आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। क्योंकि जो ज्ञान आपके बच्चों को, जो आपके पूर्वज हैं, जो मतलब माता पिता हैं या और कोई बड़े लोग अगर रह रहे हैं, जो ज्ञान वो जो उन बच्चों को वो दे सकते हैं, वो आप कभी नहीं दे सकते। जिस रूट लेवल पर वो समझा सकते हैं या बता सकते हैं या आचरण सिखा सकते हैं, उनके माइंडसेट को बदल सकते हैं, वो हम कभी नहीं कर सकते। तो जो लोग भी अपने बुजुर्गों के साथ रह रहे हैं, उनका ध्यान रखें और उनको बहुत प्रेम से रखें। वही आधारशिला है आपके उस परिवार की, उस घर की। और उन बच्चों के लिए जिनके दादा दादी हैं, चाहे नाना नानी है, वो उनके भी आगामी जीवन की आधारशिला वही बुजुर्ग रखते हैं। तो घर को एक बहुत बड़ा स्थान, घर को मंदिर इसीलिए माना गया है कि वहां पे सब लोग हैं, सब लोग रहते हैं। इसीलिए परिवार प्रबोधन के लिए वो घर का होना बहुत आवश्यक है, जहां पे सब लोग रहते हो। दूसरा एक बिंदु है भाषा की आत्मीयता। अब आपने देखा होगा कि हम भले ही बड़ी इंग्लिश में बात कर रहे हैं या किसी और लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, पर जब हम अपने स्नेहीजनों के साथ, जो खास हमारे परिवार के लोग हैं, जब उनके साथ जाते हैं, हम अपनी भाषा में ही बात करते हैं। अब हम यहाँ गढ़वाल में रहते हैं, तो जब भी लोग कहीं जाते हैं, हमने जो पराया अपने परिवारों में देखा है, जब वो लोग अपने घरों में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो गढ़वाली में बात करते हैं। ऐसे ही और पंजाब में कोई रहता है तो वो पंजाबी में बात करता है। बाहर कहीं आएगा तो नॉर्मल हिंदी में या इंग्लिश में बात कर सकता है। तो जो भाषा की आत्मीयता होती है, उसके कारण जो स्नेह उत्पन्न होता है परिवारों में आपस में, वो भाषा की वजह से होता है। तो परिवार को संयुक्त रखने के लिए भाषा भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आप अपनी भाषा को ना भूलें, अपनी जो आपकी संस्कृति है उसको ना भूलें, उस भाषा के साथ जुड़े रहें। आपस में जब संवाद करें तो उसी भाषा में ही करें। हो सकता है बहुत से लोग विदेश में हैं, वहीं का तौर तरीका आचरण सीख रहे हैं, पर लेकिन भाषा अपनी ही सिखाइए बच्चों को। बाकी भाषा तो वो विद्यालय में, स्कूल में, कहीं और कहीं सीख सकते हैं, पर लेकिन अपनी जो आपकी जो मातृभाषा है उसको जरूर सिखाएं। आपस में उसी से ही बात करें। अपने परिवार को यदि बचा के रखना है, अपनी जड़ों को सुरक्षित रखना है, तो भाषा को जरूर अपनाएं, सभी उसमें संवाद करें। तीसरा जो पॉइंट है वो है वेशभूषा और भोजन। भाषा की हमने बात कर ली। अब वेशभूषा का क्या मतलब है? वेशभूषा का मतलब यह है कि संयुक्त परिवारों में जो हम रहते हैं, तो आपने हमेशा देखा था कि जो यदि घर में बुजुर्ग हैं या कोई और हैं, तो उनके सामने हमारा आचरण, हमारा पहनावा कैसा होना चाहिए, उसका हमेशा ध्यान रखा जाता था। अगर बाहर घर में बाहर बुजुर्ग बैठे हैं, तो आप अजीब से कपड़ों में या कुछ कहते हैं जिसको अतरंगी चीजों में आप नहीं जा सकते थे उनके सामने से, शालीनता से जाते थे। तो उसके कारण आपके अंदर भी वो बोध हमेशा आता था कि नहीं, हमें तमीज से रहना है, बड़ों के सामने है या समाज में अच्छे ढंग से जाना है। एकाकी परिवारों में बिल्कुल उसका उलट हो चुका है। कोई समझ ही नहीं है कौन बड़े घर में बैठे हैं, कौन नहीं बैठे हैं, क्या है, कहां आप समाज में जा रहे हैं, कैसी वेशभूषा आपकी होनी चाहिए, वो धीरे धीरे उसका बोध खत्म होता जा रहा है। तो हमको ये चीजें बहुत जरूरी है समझनी कि हम अपनी वेशभूषा को और अपने भोजन को, अब भोजन के ऊपर बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है। आजकल क्या हो गया है कि भोजन जब भी हम करते हैं तो साहब वो मोबाइल हाथ में रहता है। वो चाहे हम अपने बच्चे को खिला रहे हैं तो उसको कार्टून दिखाते हुए खिलाते हैं, छोटे बच्चों को, या हम अगर देख रहे हैं तो वो टीवी देखते हुए या मोबाइल देखते हुए या वीडियोस देखते हुए या स्क्रॉलिंग करते हुए, रील्स देखते हुए उसी में ही अपना भोजन कर लेते हैं। तो भोजन को तो एक भगवान का दर्जा दिया गया हमारे, तो अब हम उनका तिरस्कार करके मात्र मोबाइल पे दिमाग लगा रहे हैं, तो वो भोजन क्या हमारे शरीर पे लगेगा? वो हमारे शरीर को क्षति पहुंचाएगा, नाश करेगा उल्टा। तो परिवार के साथ जब आप बैठते हैं तो निश्चित रूप से एक सामूहिक भोज तो निश्चित रूप से करना ही चाहिए। सामूहिक भोज का मतलब यह है कि दिन में सब अधिकतर लोग बाहर रहते हैं, कोई ऑफिस में, कोई बिजनेस में, कोई दुकान पे, पर लेकिन रात का तो कोशिश ये करें कि यदि संभव हो, यथासंभव आप एक भोजन, रात्रि भोजन सामूहिक जरूर करें। या अगर आप दिन में अपने ऑफिस में भी हैं तो आप वहां पर भी सामूहिक भोज करें अपने मित्रों के साथ बैठ के, दोस्तों के साथ बैठ के। तो इसमें मतलब ये एक ऐसी चीज है जिससे आपका सारा सामंजस्य सबके साथ बैठ जाता है। भोजन के वक्त आपकी चर्चाएं होती है। वो एक बात है कि एकाकी एकाकी नैव भुंजी था, मतलब अकेले मत खाओ।
अकेले खाओगे तो आप अकेले अपने विचारों में डूबे रहोगे, उसी में चलोगे, आपका किसी चीज का विकास नहीं होगा। आप अपने ग्रुप में बैठ के, समूह में बैठ के खाओगे पियोगे, आप बात करोगे, उनसे चर्चाएं करोगे, तो निश्चित रूप से आपको कुछ नई बातें पता भी लगेंगी, आपकी बातें दूसरों तक भी पहुंचेंगी, एक संवाद बैठेगा। तो इसीलिए वेशभूषा और भोजन का भी परिवार के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। सामूहिक भोजन जरूर करें। एक पॉइंट और होता है अभिवादन का ध्यान रखना। हमारे घर में यदि बुजुर्ग हैं तो उनका अभिवादन कैसे करना है, हमारे समकक्ष लोग हैं, हमारी उम्र के लोग हैं, उनका अभिवादन कैसे करना है, हमारे जो छोटे हैं, हमसे छोटे जो हैं, उनको कैसे स्नेह करना है, यह भी परिवार की एक बहुत बड़ी आधारशिला वाली चीज है। अब आपके घर में बुजुर्ग हैं, आप उनको पूछ ही नहीं रहे हैं, वो वृद्धाश्रम में कहीं भेज दिया, या आपने उनको डांट फटकार दिया, या आपने बदतमीजी कर दी उनके साथ, तो वो कहां अभिवादन का शील आपको कहां रहेगा? वो कहां से अपना जो आशीर्वाद है वो आपको कैसे पहुंचा पाएंगे? कभी भी नहीं पहुंचा पाएंगे। तो अभिवादन के तरीके को समझना भी बहुत आवश्यक है कि हमें बड़ों के साथ कैसा अभिवादन करना है, अपने लोगों के साथ, उनके साथ कैसे बात करनी है। उनको आजकल तो हैंडशेक है, हेलो और गले मिलना, ये सब कुछ बहुत हो गया है, पर हाथ जोड़कर नमस्कार करना, नमस्ते करना, ये हमारी परंपरा थी, जिसको हमें दोबारा से अपनाना ही पड़ेगा। जो आत्मीयता इस हाथ जोड़ने में है वो हैंडशेक में नहीं है। सामने से अगर आप हाथ जोड़ते हुए किसी के सामने जाएंगे, वो वहीं से ही आपको आशीर्वाद देता हुआ आएगा कि नहीं, ये बच्चा संस्कारित है, ये अच्छे परिवार का लगता है। तो इसीलिए अभिवादन का ध्यान रखना भी आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक और बिंदु आता है सामूहिक भ्रमण का। देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम लोग इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हमें अपने परिवार के लिए समय नहीं मिल पाता कि हम उनके साथ लगातार बैठें, बात करें, संवाद करें, चर्चाएं करें, या और उनके बारे में जानें। तो एक कार्यक्रम साल में, एक कार्यक्रम या दो, संभव हो तो दो कार्यक्रम, नहीं तो यथा योग्य यथा शक्ति अगर एक कार्यक्रम भी हो तो सामूहिक भ्रमण का कार्यक्रम जरूर बनाएं कि आप सब परिवार के लोग, माता पिता हो, बड़े लोग हो, बच्चे हो, भाई बहन हो, सब मिलके कहीं एक किसी स्थान पर जरूर जाएं। आपके रिश्तों की जो गर्माहट है वो दोबारा से वापस आ जाएगी। थोड़े बहुत अगर किसी में मनमुटाव भी होगा तो वो भी वहां दूर हो जाएगा। तो एक सामूहिक भ्रमण का कार्यक्रम जरूर बनाएं ताकि आपके परिवार की आत्मीयता आपस में बनी रहे। तो परिवार प्रबोधन जो है, मैंने तो बहुत ही शॉर्ट में बताया, ये एक बहुत बड़ा विषय है वैसे तो, पर लेकिन फिर भी अगर हम इन छोटे छोटे बिंदुओं पर भी विचार करें ताकि हम अपने परिवार के साथ सामंजस्य बिठाकर उनके साथ आत्मीयतापूर्ण व्यवहार करके हम साथ रहें, तो ये हमारे लिए बहुत ही श्रेयस्कर होगा और आने वाली पीढ़ियों में भी ये चीजें दिखेंगी कि वो भी अपने परिवार के प्रति बहुत संवेदनशील है। एक चीज मैं आपको और एक नॉर्मल एक बात बताना चाहता हूं कि जब भी हम विवाह के लिए या कभी किसी चीज के लिए किसी कहीं पे रिश्ता भेजते हैं या प्रपोजल भेजते हैं, तो जो घर में जब बुजुर्ग लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, किस परिवार का बच्चा है, इसके दादा दादी कौन थे, कहां से मूलता कहां से है ये लोग, उनकी इंक्वायरी करवाई जाती है। तो जो पुराने लोग हैं उनको ये पता है कि हाँ, अगर ये फलाने लोगों के परिवार के बच्चे हैं तो निश्चित रूप से अच्छे ही होंगे। आजकल इन चीजों को थोड़ा कम देखा जा रहा है, अंतर जातीय विवाह, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके कारण ये सब चीजें नहीं देखी जाती, पर लेकिन ये चीज देखी जानी चाहिए कि इनकी वंशावली क्या है, ये किस परिवार से आते हैं, किस परिवार के ये लोग हैं। तो परिवार का महत्व यहां भी काम आता है। इसीलिए मेरा ये निवेदन है कि परिवार के साथ रहें, बुजुर्गों का ध्यान रखें, उनके साथ रहें, बड़े आत्मीयता से, प्रेम से रहें, और बच्चों को भी अपने सिखाएं कि परिवार का कभी साथ नहीं छोड़ना है। परिवार खड़ा है तो आप खड़े हैं। एक कुछ पंक्तियां हैं जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं। पुरखे जिनके एक कुल गोत्र, एक कुल देवी हैं, रहते हैं सब एक साथ और साजे दुख सुख सेवी हैं। दादा दादी पुत्र भतीजा माता पिता ताऊ ताई, बहने काका काकी बेटा बेटी मिल रहते भाई। यह सुंदर परिवार व्यवस्था है अभिनव भारत पहचान। बिखर ना पाए प्रेम की मणियां, रहे सभी का ध्यान और मान। बहुत बहुत धन्यवाद।